हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आरकेजा। कल हमने बात की थी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 45 अनपेड सेलर डिफाइंड। अब अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर वो सेलर होगा जिसने कि जो बायर को गुड्स दे दी है बट बायर ने उन गुड्स की पेमेंट नहीं की है, या जब कोई भी प्राइस पे की जानी चाहिए थी उसको, कैसे, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में या फिर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में, और उसमें कंडीशन लगा दी गई थी कि जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो भी हुआ, जो भी जिससे भी पेमेंट हो रही है, वो क्या होगा, उसमें जो फंड्स है वो सफिशिएंट फंड्स हैं, तो इस कंडीशन पे वो गुड्स बायर को दे देता है। बट ये कंडीशन पूरी नहीं होती है। क्यों? कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया है, तो उस सिचुएशन में भी जो सेलर होगा वो अनपेड सेलर होगा। सेक्शन 46 अनपेड सेलर्स राइट्स। अब इसमें क्या है कि अगर जो सेलर है उसने बायर को गुड्स दे दी हैं, तो बायर ने अगर उसको पेमेंट नहीं करी है उन गुड्स की, तो सेलर के पास 3 राइट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? पहला, गुड्स के ऊपर लियन वो कर सकता है जब वो गुड्स जो है वो अभी बायर के पोजेशन में है। लियन मतलब वो रोक लेता है अपने पास कि जब तक आप मेरे को पेमेंट नहीं करते हो गुड्स की, मैं ये गुड्स जो है वो आपको नहीं दूंगा। दैट इज कॉल्ड लियन। फिर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो सेलर है वो गुड्स को रास्ते में ही रोक सकता है अगर वो गुड्स जो है वो बायर के जो सेलर के पोजेशन से वो गुड्स जो है वो जा चुकी हैं। तीसरा, उसके पास क्या है, जो गुड्स है उसको वो रीसेल कर सकता है। दैट इज, अब वो बाउंड नहीं है कि जिसको वो पहले, जिस बायर को वो पहले गुड्स दे रहा था उसी को ही वो दे। दैट्स नॉट नेसेसरी, वो उन गुड्स को रीसेल भी कर सकता है। अब हम सेलर के जो ये 3 राइट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लियन की। सेक्शन 47 सेलर्स लियन। अब जो सेलर है वो अपना लियन कब एक्सरसाइज कर सकता है? जहां पे कि कोई ऐसी स्टिपुलेशन नहीं हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज बायर और सेलर ने कुछ ऐसी टर्म में एग्री नहीं किया था कि जो ये गुड्स होंगी वो क्रेडिट पे बेची जाएंगी। सेकेंडली, जब क्रेडिट पे बेची गई हैं गुड्स बट जो बायर का क्रेडिट है वो एक्सपायर हो चुका है। थर्ड, जहां पे कि जो बायर है वो खुद ही इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो अब क्या है कि जो सेलर है वो इन गुड्स पे जो है वो अपना लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। और उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इनफैक्ट मैटर नहीं करेगा कि क्या वो उसने गुड्स जो है वो बेली की कैपेसिटी से होल्ड की हैं बायर के बिहाफ पे या एजेंट की कैपेसिटी से होल्ड की हैं अगेन बायर के बिहाफ पे। सेक्शन 48 पार्ट डिलीवरी। अब इसमें क्या है कि बल्क की गुड्स थी सपोज, अब उसका कुछ पार्ट जो है वो बायर को डिलीवर हो चुका है, तो सेलर क्या कर सकता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर वो अपना लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। बट अगर सर्कमस्टांसेस ये शो करती हैं कि जो लियन है वो वेव ऑफ हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में फिर बायर के पास कोई राइट नहीं रह जाएगा लियन एक्सरसाइज करने का अपना। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस ये बता रही हैं कि अब जो लियन है वही वेव ऑफ हो चुका है, तो वो अगर सेलर ऐसा करता है तो उसका जो पोजेशन होगा वो इलीगल पोजेशन होगा। दैट इज, उसने जबरदस्ती जो बाहर की गुड्स होंगे वो अपने पोजेशन में रखे होंगे। सेक्शन 49 टर्मिनेशन ऑफ लियन। अब लियन कैसे टर्मिनेट होती है, या हम कह सकते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन सिचुएशंस में जो लियन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। पहली, जहां पे कि जो सेलर है उसने क्या किया है, उसने किसी कैरियर को या बेली को, किसके, बायर के, जो गुड्स है वो डिलीवर कर दी हैं ताकि जो वो गुड्स है वो अब फर्दर बायर को ट्रांसमिट हो सके। सेकेंडली, जहाँ पे कि जो बायर है या उसका एजेंट है उसने लॉफुल पोजेशन लिया है उन गुड्स का। थर्ड, जहाँ पे कि जो लियन है वही वेव ऑफ हो चुका है। अब अगर अनपेड सेलर है उसने कोर्ट की डिक्री से जो
गुड्स की प्राइस है उनको वो डिटर्मिन कर लिया है, तो भी उसका जो लियन है वो खड़ा रहेगा। दैट इज जो सेलर है वो अपना लियन का राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। अब क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने सिर्फ डिक्री ऑब्टेन की है कि इतना प्राइस बायर को कहा जाए देने के लिए, बट बायर जो है उसने प्राइस पे नहीं की है, तो इसलिए जो सेलर है वो अपना लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन सेम थिंग कि सिर्फ डिक्री ऑब्टेन कर लेना कोर्ट से उतना काफी नहीं है। बायर की तरफ से जो सेलर को पेमेंट होनी थी वो अभी भी खड़ी है, तो इसलिए जो सेलर है वो अपना लियन का राइट जो है उनको वो एक्सरसाइज कर सकता है। अब हम सेलर के सेकंड राइट के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेक्शन 50 राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब इसमें क्या है कि सेलर है उसके पास गुड्स थी और बायर ने कहा था कि मुझे ये गुड्स चाहिए, तो बायर के डायरेक्शंस के हिसाब से सेलर ने वो गुड्स जो थी वो अब विदा कर दी, दैट इज अपने से उसने दूर कर दिया, दैट इज पोजेशन में नहीं है अब सेलर उन गुड्स के। तो अब क्या होगा? अब अगर सेलर कहता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, दैट इज मैं प्राइस पे नहीं कर सकता हूँ उन गुड्स की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो बायर है वो स्टॉपेज कर सकता है, दैट इज वो रास्ते में ही रोक सकता है उन गुड्स को, और वो उन गुड्स का वापस जो पोजेशन है उनको वो रिगेन कर सकता है, और अपने पास उन गुड्स को वो तब तक रख सकता है जब तक जो बायर है वो उन गुड्स की पेमेंट नहीं कर देता है सेलर को। सेक्शन 51 ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, दैट इज टू से कि अब कितनी ड्यूरेशन है, दैट इज कब तक मान के चला जाएगा कि जो गुड्स है वो ट्रांजिट में है, दैट इज जो गुड्स है वो रास्ते में है। सबसे पहले जो गुड्स है वो ये मान के चली जाएंगी कि वो ट्रांजिट के लिए निकल चुकी हैं जब जो सेलर है वो बायर के किसी एजेंट को या उसके किसी बेली को गुड्स जो है वो हैंड ओवर कर देता है और उनको वो कह देता है कि आप ये गुड्स जो है वो आप बायर को दे देना, दैट इज जो बायर है उनको ये गुड्स जो है वो ट्रांसमिट कर देना आप। सेकंड सिचुएशन जहाँ पे कि जो बायर या उसका एजेंट है उसने क्या किया है, उसने उन गुड्स की डिलीवरी ले ली है और जो डेस्टिनेशन फिक्स हुआ था कि इस डेस्टिनेशन पे जो गुड्स है वो डिलीवर की जाएंगी बायर के कहने पे, दैट इज बायर ने वो डेस्टिनेशन फिक्स किया था बट उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही अगर उसने वो गुड्स रिसीव कर ली हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ये मान के चला जाएगा कि जो ट्रांजिट है वो खत्म हो चुका है। थर्ड सिचुएशन जहाँ पे कि जो डेस्टिनेशन फिक्स किया गया था कि इस डेस्टिनेशन पे गुड्स पहुंचनी है और वो गुड्स उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं, तो अब कोई भी बेली है या कोई भी एजेंट है वो बायर को बताता है कि हमने आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड की थी और हम अभी भी आपके गुड्स के पोजेशन में ही हैं, तो जहां पे जिस डेस्टिनेशन पे वो गुड्स पहुंची हैं दैट इज कैरियर ने या बेली या एजेंट जो भी है बायर का, उसने कहा है बायर को कि हम आपके पोजेशन में हैं, तो उस जगह जो होगा वो मान के चला जाएगा कि ट्रांजिट जो है वो खत्म हो चुका है और ये अब फैक्ट मैटर नहीं करेगा कि बायर ये चाहता है कि नहीं उस डेस्टिनेशन पे नहीं फर्दर आगे किसी और डेस्टिनेशन पे वो गुड्स डिलीवर करी जाए। फोर्थ सिचुएशन जहाँ पे कि जो गुड्स है वो बायर ने रिजेक्ट कर दी हैं और जो कैरियर है या कोई भी बेली है बायर का वो अभी भी उसके पोजेशन में ही है, तो ये नहीं मान के चला जाएगा कि जो गुड्स है वो जो ट्रांजिट है वो खत्म हो चुका है, ऑल्दो जो सेलर है वो रिफ्यूज कर सकता है उन गुड्स को वापस लेने के लिए। फिफ्थ सिचुएशन क्या होगी जहाँ पे कि जो गुड्स है वो किसी शिप द्वारा भेजी जानी थी, तो जो उस शिप का कैरियर है तो उसने बायर के बिहाफ पे एज मास्टर उन गुड्स को होल्ड किया था या एजेंट बायर के बिहाफ पे एज एजेंट उसने उन गुड्स को होल्ड किया था, ये डिटरमिन किया जाएगा एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। सिक्स्थ सिचुएशन जहाँ पे कि जो कैरियर है या कोई और बेली है उन्होंने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया है गुड्स डिलीवर करने को, किसको? या तो किसी बायर को या उसके किसी एजेंट को, तो रॉन्गफुली रिफ्यूज किया है तो ये मान के चला जाएगा कि जो ट्रांजिट है वो खत्म हो चुकी है। सेवंथ एंड लास्ट सिचुएशन इसमें क्या होगा जहाँ पे कि जो गुड्स हैं वो बायर को दी गई हैं या किसी एजेंट को दी गई हैं और जो रिमाइंडर है गुड्स का दैट इज जो गुड्स है उनका कुछ पार्ट डिलीवर कर दिया गया है, किसको? बायर को या उसके किसी एजेंट को या उसके किसी बेली को, एज द केस में भी वो गुड्स उसके पोजेशन में जा चुकी हैं, अब उसका उन गुड्स का कुछ रिमाइंडर रह गया है, तो वो रिमाइंडर
पे जो है वो रोक सकता है कौन, सेलर रास्ते पे। बट अगर सर्कमस्टांसेस ये शो करती हैं कि जो पार्ट है वो ये मान के चला जाएगा कि जो सेलर है उसने अपना राइट जो है ट्रांजिट का वो खत्म कर दिया है, तो उस सिचुएशन में जो सेलर होगा वो उन गुड्स को रास्ते में नहीं रोक सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 52 की, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड। दैट इज जो ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, दैट इज जो गुड्स को रास्ते में रोकना है वो कब इफेक्टिव होगा। सबसे पहली सिचुएशन, जो अनपेड सेलर है वो अपना राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है, अगर वो या तो एक्चुअल पोजेशन ले ले उन गुड्स का, या फिर वो किसी एजेंट को या किसी कैरियर को या किसी बेली को, एज द केस में भी, वो क्या करेगा, वो गुड्स उसके पोजेशन में और उनको वो कह देता है कि नहीं ये गुड्स आप बाहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब ये नोटिस या तो जो पर्सन एक्चुअल पोजेशन में है उन गुड्स की उनको वो दे सकता है, या अगर कोई पर्सन दैट इज अगर कोई एजेंट है या कैरियर है या बेली है, एज द केस में भी, उसका कोई प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को अगर उसने ये इंटीमेशन दी है, ये नोटिस दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या है, ये नोटिस जो है वो उस टाइम पे दिया जाना चाहिए प्रिंसिपल को, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दिया जाना चाहिए प्रिंसिपल को, जिससे कि जो प्रिंसिपल है वो अपना ऑर्डिनरी डिलीजेंस इस्तेमाल करे और कम्युनिकेट कर सके किसको, अपने एजेंट को या बेली को, जो भी है, कि जो ये गुड्स है वो बाहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सेकंड सिचुएशन क्या होगी इसकी, जहां पे कि अगर जो नोटिस है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का वो किसी दिया गया है कैरियर को, दैट इज इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ कैरियर को कहा गया है कि जो ये गुड्स है वो नहीं पहुंचनी चाहिए बाहर को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो सेलर है वो या तो गुड्स रिडिलीवर उनकी वो रिडिलीवरी ले सकता है, या फिर जो भी उसको डायरेक्शंस देनी है वो डायरेक्शंस वो दे सकता है, और वो कैरियर या एजेंट या बेली जो भी है वो फिर सेलर के उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। अब ये रीडिलीवरी का या जो भी अदर एक्सपेंसेस है गुड्स को वापस अपने पोजेशन में लाने के लिए, ये सारा जो खर्चा होगा वो सेलर खुद बियर करेगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर बाय बायर एंड सेलर। अब सेक्शन 53, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सेलर का राइट है किसका, गुड्स को बेचने का, तो वो अफेक्ट नहीं होगा किससे, अगर सेलर अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है लियन का या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। अब इसका प्रोवाइजो पार्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जहाँ पे कि जो डॉक्यूमेंट है टाइटल ऑफ गुड्स की वो इशू की गई थी एक पर्सन द्वारा किसी ओनर को या किसी बायर को, और जो ओनर वो जो जिस ओनर या जिस बायर को ये गुड्स का टाइटल इशू किया गया था उसने ये फर्दर ट्रांसफर कर दिया है किसी और पर्सन को, और जो थर्ड पर्सन है उसने गुड फेथ में वो टाइटल रख लिए अपने पास और किसी कंसिडरेशन के लिए रखे हैं वो गुड्स उसने अपने पास, नॉट गुड्स, जो टाइटल है उन गुड्स का, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो उसने अपने पास रख लिया है, तो जो सेलर का राइट होगा किसका, गुड्स बेचने का, वो राइट खत्म हो जाएगा। अब अगर प्लेज से अगर वो प्लेज के लिए रखी गई हैं गुड्स, दैट इज टाइटल ऑफ गुड्स, वो प्लेज कर दिया गया है किसको, थर्ड पर्सन को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो सेलर का राइट होगा वो अब जो ट्रांसफरी के राइट्स हैं, दैट इज जो थर्ड पर्सन है उसके राइट्स के हिसाब से जो सेलर है उसको अपने राइट्स जो होंगे वो एक्सरसाइज करने होंगे। सब सेक्शन 2 इसका क्या कहता है, अब जहाँ पे कि जो ट्रांसफर है वो बाय वे ऑफ प्लेज है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो सेलर ऑफ गुड्स है वो फिर प्लेजी को कहेगा कि बाहर के जो भी गुड्स या सिक्योरिटीज आपके पास पड़ी हैं, आप उन गुड्स या सिक्योरिटीज के हिसाब से जो भी आपका जितना भी लोन है उसको आप पूरा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 54 की, सेल नॉट जनरली रिसाइंडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब इसमें क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का वो रिसाइंड नहीं हो जाएगा, रिसीजन मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, क्यों, सिर्फ इस ग्राउंड के बेसिस के ऊपर कि जो सेलर है उसने अपना राइट एक्सरसाइज किया है किस चीज का, उन गुड्स पे लियन लेने का या उन गुड्स पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज करने का। सब सेक्शन 2 इसका क्या कहता है, जहाँ पे कि जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर की हैं, दैट इज वो उनका नेचर जो है गुड्स का वो ऐसा है कि वो खराब हो सकती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, अनपेड सेलर जो है वो फिर
बायर को कह सकता है, नोटिस देगा कि मैं जो ये गुड्स हूँ उनको मैं बेचने जा रहा हूँ। और ये नोटिस मिलने के बाद भी अगर जो बायर है वो सेलर को रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जो भी और गुड्स की पेमेंट है वो नहीं करता है, तो जो सेलर है वो फिर अब गुड्स को बेच देगा किसी और बायर को, और उसको जो भी नुकसान वगैरह होगा वो फिर ओरिजिनल बायर से निकलवा सकता है। और अगर सेलर को कोई फायदा हुआ है तो वो बाउंड नहीं है कि वो प्रॉफिट्स जो है वो बायर के साथ वो शेयर करे। बट अगर सेलर ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है बायर को, तो उस सिचुएशन पे क्या है, वो जो बायर है उसे वो जितना उसको नुकसान हुआ है वो उसकी वो भरपाई क्लेम नहीं कर सकता है। बट अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो फिर उस बायर के साथ वो प्रॉफिट बाउंड है कि वो शेयर करे। सब सेक्शन 3, अब जहाँ पे कि जो अनपेड सेलर है उसने अपना राइट एक्सरसाइज किया है किसका, लियन का या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, और वो अगर गुड्स बेच दे रहा है, दोबारा बेच रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है, जो सेकंड बायर होगा जिसको कि जो गुड्स बेची गई हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, जो सेकंड बायर है उसका वैलिड टाइटल बचेगा एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। अब जो ये सबसेक्शन है ये एक्सेप्शन है टू द मैक्सिम नेमो डेट क्वाइड नॉन हैबिट का। ये मैक्सिम का क्या मतलब है, ये हम ऑलरेडी इसी एक्ट में जब हमने सेक्शन 27 पढ़ा था उसी में हम इसको कवर कर चुके हैं। सो अब डिटेल में नहीं जाएंगे दोबारा इसकी कि ये क्या कहती है मैक्सिम। अब सबसेक्शन 4, अब जहाँ पे कि जो सेलर है उसके पास उसने अपना राइट जो है गुड्स को रीसेल करने का, वो राइट जो है उसने रिजर्व किया हुआ है अपने पास। दैट इज वो कह सकते हैं कि मैं ये गुड्स जो है वो वापस दोबारा से किसी और बायर को बेच सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो या तो रिसाइंड हो सकता है। दैट इज रिसाइंड कब होगा, किनके लिए होगा, सेलर और ओरिजिनल बायर के लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो ये रिसाइंड होगा। बट ये जो डिसीजन है वो जो सेलर का राइट है डैमेजेस या कंपनसेशन जो भी है क्लेम करने की, वो उसके प्रेजुडाइज कॉज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।